तब अमित चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही रसेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के, और साथ ही भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर के.सी. चक्रवर्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम रसेश और मिस्टर चक्रवर्ती दोनों से बात करेंगे, लेकिन पहले एक व्यू छोटा सा मार्केट पे ले लेते हैं। अमित, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो एट दिस पॉइंट आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है लास्ट कुछ दिनों से। पहले एक 7100 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो ब्रीच है कि हमने 6870 6890 तक एक फॉल दिखा था, और वहाँ से एक 2 दिन की अच्छी खासी शार्प रिकवरी हमने मार्केट में देखी थी। बट लास्ट 2 दिन में ये जो रिकवरी आई थी वो वापस रिट्रेस हो गई है, और आज अगर हम आज का लो देखें तो वो एक प्रिसाइजली आर्ली चार्ट पे एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास से ही निफ्टी ने रिबाउंड दिया हुआ है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें लग रहा है कि ये मूव और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की तरफ। निफ्टी ऑलमोस्ट एट डेज हाई अभी ट्रेड हो रहा है, बट ये 7100 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है। प्रॉब्ली हम लोग हेड कर रहे हैं 7150, और जो 2 दिन पहले हाई बनाया था 7200 का, वो भी एक बार रिटेस्ट हो सकता है। तो ज्यादा हम शॉर्टिंग साइड पे एग्रेसिवली हमारे क्लाइंट्स को एडवाइज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग पोजीशंस पे ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ रसेश भी बने हुए हैं, और उनसे बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा शमिन कि आप जो आज के लिए जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उस पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, अगर हम प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक देखें तो आज जो अच्छे खासे वो दबाव में दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक 52 वीक लो पे चल रहा है, 190 का उसका जो एक स्तर था वो भी आज टेस्ट हो गया है। एक्सिस बैंक हालांकि उसमें से एक प्रिफर्ड पिक होगा। अब नियर टर्म में थोड़ा ये साइडवेज रह सकता है, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, ये 435 440 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो कोई भी अगर गिरावट आती है उसमें एक्सिस बैंक पे डेफिनेटली एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पीएसयूज में देखें तो एसबीआई एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा पे ज्यादा हमारा फोकस होगा। जो 2 दिन पहले एक मैसिव रैली आई थी वो भी अभी रिट्रेस होती हुई दिख रही है। 129 128 के इसके काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें लग रहा है कि ये पूरे पैक को बैंक ऑफ बड़ौदा आउट परफॉर्म कर सकता है, और जो उसके जो 142 145 के स्तर है वो आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली रिटेस्ट हो सकते हैं। तो पॉजिटिव बायस बैंक ऑफ बड़ौदा पे होगा, और हर एक गिरावट में खरीदारी की सलाह प्राइवेट बैंकिंग एक्सिस बैंक में होगा। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर के.सी. चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं इस समय सीधे लंदन से। और जितना हमने नॉइस बैंकिंग स्पेस में एनपीएस को लेकर, कंसर्न्स को लेकर सुना है, या फिर कल जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी देखा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वे जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ रसेश शाह मौजूद हैं, ऑब्वियसली एडलवाइज के। लेकिन डॉक्टर चक्रवर्ती, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। एंड यू नो, आप डिस्टेंटली इस पूरे इश्यू को देख रहे हैं, बिकॉज आप इनफैक्ट यू हैव बीन अ क्रूसेडर व्हेन इट कम्स टू एनपीए एंड रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, और आप समय समय पर आप इस पर अपने ख्याल शेयर करते भी रहे हैं अलग अलग फोरम्स में। अब ये जो स्थिति है जहां पर 1,25,000 करोड़ जितना जो बैंक्स को है वो राइट ऑफ करना पड़ा है, और अभी भी ये पता नहीं है कि ये पेन और कितना परसिस्ट करेगा, इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? पहला चीज हम बताते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम एनपीए को गलत मानते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई आदमी बीमार है तो आदमी खराब नहीं होता है, बीमारी खराब है। तो हम जो है एनपीए को इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसीलिए प्रेशर तो सिस्टम में रहेगा, और ये जो है और कुछ दिन तक चलेगा। इनफैक्ट अभी भी पूरा एनपीए बाहर नहीं आया है। अगर रिजर्व बैंक की डेफिनेशन से देख ले, अभी करीब 17% जो है स्ट्रेस एसेट है, और हमारे हिसाब से वो 20% तक जाएगा। मगर अगर हम एनपीए को बीमारी कहेंगे तो इस बीमारी से कैसे हम निकलेंगे, इसके लिए हमारे पास कोई जो है बहुत इफेक्टिव जो है पद्धति नहीं है, सिस्टम नहीं है, और एक्शन प्लान नहीं है। तो बैंकों को जो है इस चीज पर जो है अधिक ध्यान देना होगा। हम फिर बता रहे हैं 20% एनपीए भी जो है इतना खराब सिचुएशन नहीं है। देखिए, एनपीए हम बताते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पार्टली इट इज बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन काम न करे, बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन काम न करे, बॉरोवर की एडमिनिस्ट्रेशन काम न करे, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा तो एनपीए होगा। मगर हमारे एनपीए का प्रॉब्लम में एक चीज है
ये बड़े बोरोवर के कारण है। करीब करीब जो है, अगर हम बताते हैं कि 10 लाख करोड़ का एनपीए सिस्टम में है, मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड, इसमें 60% से ऊपर जो है, 60 नहीं, हम कहते हैं 70% से अधिक जो है बड़े बोरोवर के कारण है। और इसको जो है कारगर तरीके से अगर हम टैकल करेंगे तो हम इनसे आगे निकल पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमें तकलीफ होने वाला है। राइट सर, लेकिन जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, क्या आपको लगता है कि यहां पर भी खामियां हैं? क्या इस खामी की वजह से प्रोसेस ही गलत है? क्योंकि डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में बहुत पहले बताया था, पहले आप अकाउंट को एनपीए कीजिए। हमारे देश में क्या है, अगर एनपीए हो गया तो उसको कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है वो एनपीए को छुपाने के लिए हुआ है। देखिए, इस साल रिजर्व बैंक ने बता दिया अगर रिस्ट्रक्चर करेंगे तो हम जो है उसको एनपीए कर मानना ही पड़ेगा। तो उसके कारण डेट रिस्ट्रक्चरिंग कुछ हुआ ही नहीं इस साल, जबकि पिछले सालों में जो है 9-10 हजार करोड़ रुपया का डेट रिस्ट्रक्चरिंग हर साल, 9-10 के 30-40 हजार करोड़ का डेट रिस्ट्रक्चरिंग हर साल हो रहा था। इस बार चूंकि रिजर्व बैंक ने मना कर दिया, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रहा है। मगर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रहा है, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। वो कितना हो रहा है हमें पता नहीं है। 5/25 हो रहा है, वो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं पूरे एनपीए भी सामने नहीं है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए, बोरोवर को अपने प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा पद्धति है। मगर उसको खाली एसेट को स्टैंडर्ड अपने बुक में रखने के लिए करे और आगे कोई उस पर एक्शन ना हो तो कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए अभी सब जितने डेट रिस्ट्रक्चर हुए थे सब एनपीए हो रहे हैं जी। लेकिन सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अब इसमें हुआ क्या है इस मुद्दे में, कि जो देश का एक आम आदमी है, एक आम बोरोवर है या फिर एक आम डिपॉजिटर है जो कि अपनी एफडी बैंक में रखता है, या फिर जो छोटा मोटा आदमी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, उसके मन में ये असंतोष बहुत ज्यादा हो गया है कि हमारे लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है। हमें क्रेडिट कार्ड में अगर हमारा छोटा मोटा डिफॉल्ट हो तो भी बैंक्स हमारे पीछे लग जाते हैं रिकवरी के लिए, और ये जो बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनका कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ बैंक्स बोलते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आरबीआई भी काफी फटकार लगा चुकी है। इससे ना एक असंतोष और अविश्वास का माहौल बन चुका है बैंकिंग सिस्टम को लेकर और बैंक्स को लेकर, जिस तरह से कॉर्पोरेट्स के साथ डील करते हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर कोई सिस्टम में एनपीए होता है तो सिस्टम इनएफिशिएंट हो रहा है। अगर इनएफिशिएंट होगा फिर भी बैंक प्रॉफिट कर रहे हैं, बैंक जो है अभी भी चल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, जो अच्छे बोरोवर है, जो स्मॉल बोरोवर है, जो डिपोजिटर है, वो जो एनपीए बोरोवर को सब्सिडाइज कर रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर इसमें क्या है, इसमें नाराज होने से कोई बात नहीं है। इसके लिए एक तरीके से हमें क्या चाहिए, हमें कॉम्पिटेंस चाहिए। नया बैंक आए वो जो है अच्छे तरीके से काम करे, उनको हमें एनकरेज करना चाहिए, वो भी हमने नहीं किया। और दूसरा जो है एग्जिस्टिंग बैंक में रिफॉर्म करे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इनकी मैनेजमेंट बदले, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करे और इस चीज से हम बाहर कैसे आ सके उसके लिए कारगर उपाय करें। इसके लिए एक्शन लेना होगा। हम खाली बैठे रहेंगे, बात करेंगे तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 3-4 साल से खाली हमारे देश में दुर्भाग्यवश खाली बात हो रहा है, उस पर कोई कारगर एक्शन नहीं हो रहा है। एनपीए बीमारी किस लिए है उसको किसी को पता नहीं है, और इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए उसका भी कोई एक्शन। लेकिन सर, ये जो हाल ही में आरबीआई ने कदम उठाए या फिर जो 5/25 रूल लाया गया, तो ये सारे जो कदम उठाए गए हैं, क्या इसे कुछ हद तक विंडो ड्रेसिंग माना जाए? इससे जो कोर इश्यू है, जो कोर प्रॉब्लम है, वो तो एड्रेस हो नहीं रहा है इससे। एंड सेकेंडली, जैसे हमने देखिए 5/25 में कोई खराबी नहीं है, मगर आप 5/25 जब कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि बोरोवर में स्ट्रेस है, आप उसको एनपीए पहले बनाइए और बाद में 5/25 रिस्ट्रक्चर कीजिए। हम क्या है, एनपीए को छुपाने की बात करते हैं जब तक हो सके, और जब एनपीए हो जाता है उसको टेक्निकल राइट ऑफ करके भूल जाते हैं। नो, वी कैनॉट हैव ए इफेक्टिव क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस अप्रोच। पहले हम गलत आदमी को लोन देंगे, बाद में उसको छुपा के जितना देर हो सके स्टैंडर्ड रखेंगे, और जब एनपीए हो गया उसको हम टेक्निकली राइट ऑफ करेंगे। नो, दैट कैनॉट बी द अप्रोच फॉर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए एडमिनिस्ट्रेशन। राइट सर, आपके पास वापस लौटेंगे। राशेष शाह भी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए, इसी मुद्दे पर उनसे बात करते हैं। राशेष, शुक्रिया अपने समय बिजनेस को देने के लिए। सर, एनपी का संकट लगातार गहराता चला जा रहा है और इसका बैंकिंग सेक्टर पे गोइंग फॉरवर्ड कैसा प्रभाव देखते हैं आप? क्या ये एनपी इश्यू भी और एस्केलेट होंगे?
सी इसमें क्या है, आई स्ट्रांगली फील मेरा तो यही मानना है कि एनपीएस जो है वो रियल है, क्योंकि एनपीएस तो आई नो, बैंक्स नो, एवरीबॉडी नोज एनपीए है। द रिस्क इज नॉट नाउ दैट एनपीएस है, आई थिंक हर किसी को मालूम है कि एनपीए है, तो आई डोंट थिंक वो बड़ी रिस्क फैक्टर है, वो बड़ा थ्रेट फैक्टर है। जो बड़ा रिस्क फैक्टर है इज वो जो अनसर्टेनिटी को लेके है कि कितने एनपीए है, कितना, हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन, हाउ लॉन्ग विल द क्लीन अप टेक, तो उसकी क्वांटम क्या है, उसका टाइम फ्रेम क्या है। ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई इन्वेस्टर के माइंड में, ये एक्चुअली ज्यादा थ्रेट है। हमने देखा कि एक जो पीएसयू बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्होंने आके पूरा क्लीन अप कर दिया, अनाउंस कर दिया कि आई विल नॉट हैव टू रेज इक्विटी, ये मेरा फाइनल क्लीन अप है, तो इन्वेस्टर ने उनको इमीडिएटली रिवॉर्ड किया। क्योंकि जो मार्केट है, इन्वेस्टर्स है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ये बैकवर्ड लुकिंग है नहीं। और एनपीए का जो इश्यू है, ये बैकवर्ड लुकिंग इश्यू है। ये जो एनपीए हुए थे, ये तो लास्ट 4-5 साल के इकोनॉमी की वजह से जो स्लो डाउन हुआ था, उसकी वजह से ये एनपीएस क्रिएट हुए थे। तो एनपीएस तो रियलिटी है। अभी अगर आपको फॉरवर्ड लुकिंग करना है तो जितना जल्दी क्लीन अप हो जाए, जितना जल्दी ये क्वांटम आ जाए, मेरा तो मानना है कि आरबीआई को बैंक के स्ट्रेस टेस्ट करके ये अनाउंस करना चाहिए कि इतना स्ट्रेस ये बैंक में है। क्योंकि एक बार इन्वेस्टर्स को वो क्वांटम मालूम हो जाए, वो लोग मार्क टू मार्केट कर देंगे, और उसके बाद वो लोग ये बैंक्स का जो आगे की ग्रोथ है उसके बारे में सोचने स्टार्ट कर देंगे। और वो जब भी आगे की ग्रोथ सोचना स्टार्ट करेंगे तो ऑप्टिमिज्म आ जाएगा। सो थ्रेट एनपीए का नहीं है, थ्रेट अनसर्टेनिटी का है। जो एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी है उसका थ्रेट है अभी। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर चक्रवर्ती, मैं आपसे वापस ये जानना चाहूंगा, और मैं इसे एक, बिकॉज मेरा भी अकाउंट देश के कई सरकारी बैंक्स में है, ये चैनल जो कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस चैनल है और इसके 100 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स हैं, उनके भी जो अकाउंट्स हैं कई सरकारी बैंक्स में होंगे, उनको ये भरोसा होता है कि इनका पैसा सबसे सुरक्षित है बैंक्स में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब ये एक आम आदमी की कमाई का पैसा किसी ऐसे बोरोवर को दिया जाता है, जैसे आपने खुद कहा कि जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं है रिपे करने का, और वो बाकी जगह पे पैसे खर्च करते हैं, डॉक्टर राजन ने भी कई बार इस पर फटकार लगाई है, तो ये तो एक सिस्टमैटिक एनोमली है। लेकिन अब तो बड़ा सवाल यह है कि ये जो एनपीए का मुद्दा है, बैड डेट, बैड लोन, चाहे हम इसे जो भी नाम दे दें, इज इट क्रिएटिंग अ सिस्टमैटिक रिस्क फॉर बैंकिंग पर से, पूरी बैंकिंग सिस्टम के लिए? देखिए, आज तक जो सिचुएशन है वो सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है। मैं रसेश भाई के एक बात से सहमत हूं, एनपीए प्रॉब्लम नहीं है, हम एनपीए को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। इसको जो है ये प्रोसेस जिसमें एनपीए बन रहा है, उस प्रोसेस पर हम रोक नहीं पा रहे हैं। और एग्जिस्टिंग जो है 10 लाख करोड़ का एनपीए बना है, उसमें भी एसेट वैल्यू है, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, उसके लिए हमारे पास कोई कारगर प्लान नहीं हो रहा है। ये जो है प्रॉब्लम है। अगर हम इस चीज को ऐसे ही रखें, आगे के दिन में रिस्क होगा, मगर अभी भी हमारे पास जो है 20% स्ट्रेस एसेट को मैनेज करने की कैपेसिटी है सिस्टम में। एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी इतने बड़ा चीज नहीं है, बैंकिंग सिस्टम अभी भी स्टेबल है। मगर दिस प्रोसेस जिससे एनपीए क्रिएट होता है, और ये एनपीए, एग्जिस्टिंग एनपीए को स्टॉक जो है उसको मैनेज करने की हमारे पास कैपेसिटी होना चाहिए, एक्शन प्लान होना चाहिए। वो नहीं होगा तो हमारे पास प्रॉब्लम होगा आगे के दिनों में। और चक्रवर्ती, लेकिन अब इलाज करना है तो आरबीआई के पास विकल्प क्या है? क्या किया जाए जो इतने बड़े सिस्टम में ये जो एनपीएस का इशू है इसको बिल्कुल इरेडिकेट किया जाए और कहीं ना कहीं अब नए सिस्टम की तरफ आगे बढ़े, बेटर बैंकिंग सिस्टम की तरफ आगे बढ़े? आरबीआई क्या कुछ स्टेप्स उठा सकता है सर? नहीं, देखिए, ये अकेला आरबीआई नहीं कर पाएगा। देखिए, 2 साल पहले हमने एक प्रेजेंटेशन किया था, 2 decades ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, लुकिंग बैक, गोइंग अहेड। उसमें सब बताया हुआ है कि क्या करने का है। देखिए, आरबीआई को पहला चीज करना है जो रसेश भाई ने बताया, ट्रांसपेरेंटली बैंकों को बताओ एनपीए कितना है, पहले ये चीज करो। बाद में जो एनपीए जो प्रोसेस जो क्रिएट हो रहा है, अप्रेजल सिस्टम बैंकों का, बैंकों के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव कराया जाए, और जो बैंक इसको नहीं कर पाए उन पर अधिक कैपिटल लाया जाए और उनकी जो ग्रोथ पर रोक लगाया जाए। पर दूसरा चीज ये करने का है। तीसरा चीज करना है कि इससे जो स्पेस क्रिएट होगा, नया बैंकों को लाइसेंस एग्रेसिवली दिया जाए। ये पहला काम रिजर्व बैंक को करने का है। अच्छा, हमारे सिस्टम में जो है
बैंकों की जो है रिस्क मैनेजमेंट को रिस्ट्रक्चर करने में आरबीआई की अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि बैंकों की सीनियर मैनेजमेंट में आरबीआई खुद बैठता है बोर्ड में और आरबीआई इनके टॉप मैनेजमेंट को सिलेक्ट करता है। तो इनको जो है सही मैनेजमेंट सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये जो है रिजर्व बैंक इतना ही बाकी चीज जो है बोरोवर को करना है और बैंकों को करने का है। अगर बैंक इसको नहीं करेंगे, उन बैंकों को अकाउंटेबल करना है सीनियर मैनेजमेंट को। यहां पर हम जो देखते हैं, जो एनपीए जो क्रिएट होते हैं उसमें अधिकतर जो है एक्शन लिया जाता है लोअर लेवल ऑफिसर पर, बोर्ड लेवल पर या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर बहुत कम जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाता है। तो ये सिस्टम लाना है अकाउंटेबिलिटी की, और साथ ही साथ लीगल सिस्टम को हमको स्ट्रेंथन करना है। जो बड़े आदमी जो ये अगर छोटे आदमी पैसा नहीं दिए होते तो कंपेशन की बात था। बड़े आदमी जो पैसा नहीं वापस कर रहे हैं एंड दोज हु आर हैविंग लेविश लाइफस्टाइल, उनके एंगेज में लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट के सिस्टम को स्ट्रिंजेंट होने का है। लोगों में डर आना चाहिए कि पब्लिक मनी लेके उसको मिस यूटिलाइज करके हम भाग नहीं जा सकते। तो ये सब काम जो है, देखिए अगर एनपीए हुआ है हम सब इसके लिए जिम्मेदार है और कलेक्टिवली हमको यह काम करने का है। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में जो आदमी पैसा लेके वापस नहीं करता है, वो अगर बड़ा आदमी है, सिस्टम में उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, मीडिया में उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो हमारे एक ऐसा जो है सोशल सिस्टम बनाना है जहां पर बताया है जो बैंक से पैसा लेते हैं और जो बड़े आदमी हैं वो अगर पैसा लेके वापस नहीं देते हैं, सोसाइटी में उनको सेम करने की जरूरत है, उनको पूरे सोसाइटी को उनको कंडेम करने की जरूरत है। तो ये पूरा माहौल बनाना है, इकोसिस्टम बनाना है। एक्चुअली सर आप जो बात कर रहे हैं ना, हमने ये मुद्दा पिछले पूरे कई हफ्तों से उठा के रखा है और यही इनफैक्ट हमारी भी कोशिश है कि इसमें लोगों को सही जानकारी भी दी जाए, क्योंकि आप आप देखिए गलत मत ना आनी है। ये जो आप एनपीए का डिस्कशन कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, मगर जो आदमी पैसा लेके वापस नहीं कर रहे हैं उनके लिए उस पर कोई चर्चा होता नहीं। एग्जैक्टली सर, वी आर चेजिंग देम ऑल्सो, अनफॉर्चुनेटली वी आर चेजिंग देम ऑल्सो, पता ही नहीं है। वी आर चेजिंग देम ऑल्सो सर, हमने पूरी लिस्ट भी बताई है, हमारी चैनल पे हमने पूरी लिस्ट भी बताई है। लेकिन सर मेरा एक सवाल ये भी है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसमें उन्होंने आरबीआई को भी कहा है कि आप इनके नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज करते, इस फैसले पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि ये अपने तरह का एक फैसला, एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है सही बताया है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं आना चाहिए। अगर आप छोटे बोरोवर अपना मकान के लिए लोन लिए हैं, वापस नहीं करते हैं, आप उसको फोटोग्राफ छापते हैं पेपर में, तो बड़े आदमी का नाम क्यों नहीं? मगर ये जो है कोर्ट की मामला नहीं है। देखिए एनपीए जो है क्रेडिट मैनेजमेंट की मामला है, सिस्टम की मामला है। कोर्ट जो है हमारे यहाँ क्या है, जो जितने टेक्निकल आदमी है, बैंक है, रिजर्व बैंक है, गवर्नमेंट है, ये सब ऐसा नोट बना के सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। ये कोर्ट की मामला नहीं है। कोर्ट ने सही पहल किया है, बताया इसको पब्लिक किया जाए, मगर मैं इस पर फिर से एम्फसाइज करूंगा, इस चीज के लिए कारगर एक्शन जो है बैंक लेवल पर, रिजर्व बैंक लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर और बोरोवर के लेवल पर, कोर्ट के लेवल पर होने का चाहिए। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक कर सकता है एनपीए की केस को जो है कैसे जल्दी, अगर लीगल सिस्टम उसमें बाधक आ रहा है, हमारे लीगल सिस्टम को कैसे डिफॉल्टर फ्रेंडली से गुड बोरोवर फ्रेंडली बनाया जाए। हमारा लीगल सिस्टम जो है बिग बोरोवर बिग डिफॉल्टर फ्रेंडली है, उसके जगह पर इसको जो है बैंकर फ्रेंडली, अच्छे बैंकर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, अच्छे बोरोवर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, डिपॉजिटर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ तो ये जो है अच्छा पहल है, मगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे दूसरे लोग, मगर हमारे लीगल सिस्टम को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर आपसे मेरा होगा, आई नो आई एम होल्डिंग यू बैक, लेकिन एक आखिरी सवाल सर आपसे ये होगा कि अब इसे लेकर क्योंकि इतना कंसर्न बन चुका है, एक सवाल जो कि हम इनफैक्ट सभी से पूछना चाहते हैं कि जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं बोर्ड में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी होते हैं, इसके बावजूद जब इन द फर्स्ट केस जब इस तरह से कर्ज दिया जाता है कॉर्पोरेट्स को, बार बार उसे रिस्ट्रक्चर किया जाता है, उनकी मोहलत बढ़ा दी जाती है, उस समय कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है और इसके लिए क्यों इंतजार करना पड़ता है कि वो एनपीए में तब्दील हो, फिर राइट ऑफ हो, फिर पूरा एक विवाद खड़ा हो उस पर, तब जाके उस पर कार्रवाई हो? देखिए मैं जो है 30 साल बैंकिंग सिस्टम में काम किया है। बिल्कुल। बोर्ड जो है जितने बड़े कंपनी है उनका बोर्ड उतना ही इनफेक्टिव है।
यह जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम बात जब करते हैं, जब तक हम सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसको सही तरीके से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बोर्ड में जो लोग बैठेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बल्कि हमारा विचार है रिजर्व बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में नहीं होना चाहिए। दुनिया में कहीं पर भी रेगुलेटरी सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बोर्ड में नहीं बैठते हैं। इसको मैंने जब रिजर्व बैंक में था तब भी इसका विरोध किया है, हमने लेटर भी लिखा है, पब्लिक पता है। मगर क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव को सही तरीके से सिलेक्ट करो, उनकी जो टीम है उनको सही तरीके से सिलेक्ट कीजिए और उनको जो है अकाउंटेबल बनाइए सिस्टम में। ये जब तक नहीं होगा तब तक बोर्ड लेवल की, तो बोर्ड में 200 प्रपोजल आता है और 5 मिनट में जो है 10 मिनट में एक प्रपोजल जो है डिस्पोज हो जाता है। अगर मैं भी बोर्ड में रहूं, मैं भी अच्छी तरीके से इसके अध्ययन नहीं कर पाऊंगा, इस पर विचार नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो इनका बोर्ड में होने का विरोध करता हूं, और अगर हो गए हैं तो उनको भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। देखो फैंटास्टिक सर, एंड दिस इज व्हाट वी लव अबाउट यू, वी लव योर ऑनेस्टी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और उम्मीद है कि आप हमें समय समय पर ये जो पूरा मुद्दा है उस पर गाइड भी करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। हमारे साथ रसेश शाह भी बने हुए। रसेश, थैंक्स फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड स्टेइंग विद अस। लेकिन ये जो मुद्दा है अब इसमें एक्चुअली पेन और कितना हो सकता है, बिकॉज अभी भी कई बैंक्स हैं जिन्होंने ये वार्निंग दी है कि आगे चल के भी 1-2 क्वार्टर में हो सकता है और पेन देखने को मिले सिस्टम में। आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, क्योंकि ये जो क्लीन अप हो रहा है, सी इन अ वे यू नो द बैड न्यूज कमिंग आउट इज एक्चुअली गुड न्यूज, क्योंकि ये जो बैड न्यूज तो जो एनपीए था वो तो था ही, वो जब भी बाहर आता है वो एक्चुअली अच्छा ही है। तो इन अ वे, एंड वी हैव सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी देखिए जब भी बैंकिंग सेक्टर पे स्ट्रेस आता है, वो उसके बाद जब भी वो क्लीन अप हो जाता है उसके बाद ये अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो ये हुआ है, हर कंट्री में हुआ है कि जब भी क्लीन अप खत्म होता है उसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाती है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले 5-6 महीनों में ये क्लीन अप का प्रोसेस एटलीस्ट आई थिंक यू नो इट विल बी अंडर वे। आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये क्वांटम मालूम हो जाएगा कि कितना स्ट्रेस है, कितना है, और इन्वेस्टर्स और मार्केट इसको एडजस्ट करके, इनका एमटीएम करके ये इसको आगे देखेंगे। तो ये आई थिंक आने वाले 6-7 महीनों में जो अच्छे स्ट्रॉन्ग पीएसयू बैंक है, जो पीएसयू बैंक है जिसमें इक्विटी अच्छी है, जहां अनलिमिटेड डाइल्यूशन होने की भावना कम है, वो जो पीएसयू है उसमें अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपको। राइट, इनफैक्ट यहाँ पर निचले से काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच अब मार्केट्स में ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। राशि जी, इनफैक्ट यही वोलेटिलिटी है, ये इसी में मेरा प्रश्न था कि अब मौजूदा समय में आपका बाजार पे आउटलुक क्या है, और जो वोलेटाइल सेशंस हम देख रहे हैं, क्या मानते हैं कि ऐसे ही रहेंगे या फिर मार्केट्स पे ये सही मौका है खरीदारी करने का? सर, ये एक्चुअली हमने काफी बार ये होता है, क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट्स की एक तो हकीकत ये है कि जब भी एफआईज व्हेन दे सेल हमारा मार्केट नीचे आता है, जब भी एफआईज बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। और ये अगस्त ऑनवर्ड्स एफआई की सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसका जो मार्केट पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ये उसी की वजह से ये सब है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स है, जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज है, वो कभी मार्केट की ट्रेंड सेट नहीं करते हैं। जो मार्केट की ट्रेंड सेट होती है वो एफआई के थ्रू होती है। तो हम लोगों ने हर टाइम देखा है कि जब एफआई बाय करते हैं मार्केट ऊपर जाता है, एफआई सेल करते हैं मार्केट नीचे आता है। तो ये लार्जली ग्लोबल इशू है, एफआई सेलिंग इशू है। एंड आई थिंक अनदर 3-4 मंथ्स एफआई सेलिंग विल कंटिन्यू, एंड जहाँ तक एफआई सेलिंग कंटिन्यू रहेंगी वहाँ तक हमारे मार्केट में वीकनेस विल कंटिन्यू। लेकिन जैसे इस बार बजट से फिर इन दैट केस आपकी उम्मीद क्या है, बिकॉज यू नो इस तरह के सेंटिमेंट में इट विल टर्न आउट टू बी अ मेक और ब्रेक बजट सेंटिमेंटली फॉर मार्केट एटलीस्ट। आई थिंक ये तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। ये एक अच्छी चीज हो गई है कि जो लॉन्ग टर्म की जो एप्रीहेंशन आ गई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ सकता है वापस, ये एटलीस्ट थोड़ा मार्केट में फैक्टर होना चालू हो गया है। तो इससे अगर आ गया तो एटलीस्ट ये मार्केट पे बहुत शॉक नहीं आएगा, एंड अगर आएगा नहीं तो मार्केट को एक रिलीफ होगी।
तो ये आई थिंक इट इज अ फंक्शन ऑफ क्या एक्सपेक्टेशन अब मार्केट के है। मेरा ये मानना है कि अभी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। आप अगर जीएसटी की बात करते हैं, कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट या कैपिटल मार्केट की लेके कोई भी बात करते हैं, एक अच्छी चीज ये हुई है कि इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस काफी कम है। तो इसी वजह से आई थिंक बजट में बहुत शॉक आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जब ये एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं आई थिंक उसी के बाद रिस्क होता है कि बजट के बाद डिसअपॉइंटमेंट आ जाए। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन कम है तो वो रिस्क भी कम हो सकता है। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, मार्केट्स पे आउटलुक बताने के लिए शुक्रिया। लेकिन अब बाजार दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं और डॉक्टर रेड्डीज अब देख लेते हैं, क्योंकि जो मच अवेटेड अनाउंसमेंट थी वो हुई है। 3500 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक की घोषणा की है कंपनी ने, और ये एक ट्रिगर पॉइंट है क्योंकि 1570 करोड़ रुपए का बायबैक कंपनी करने जा रही है। संजीव भसीन जी हमारे साथ अब जुड़े हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर सबसे पहले तो डॉक्टर रेड्डीज पे आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्या लगता है ये सही समय है इन्वेस्ट करने का डॉक्टर रेड्डीज में, या फिर ये जो बायबैक की खबर है जल्दी डाइल्यूट हो जाएगी? मैं आपको ये बता दूं कि 3500 रुपए प्रति शेयर के ऊपर बायबैक लेके आ रही कंपनी। हाँ, तो आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि कंपनी ने कहा है कि उनको स्ट्रेंथ है अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में, और एनीवे डॉक्टर रेड्डी सिटिंग ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश ऑन द बैलेंस शीट, और अच्छा वे है टू डिप्लॉय इट टू गेट द रिटर्न ऑफ इक्विटी बेटर एंड इट विल डिस्टिंग्विश सो मेनी शेयर्स। सो फॉर द शेयर होल्डर उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अटके हुए थे और द कंपनी ने द शेयर हैज हैड अ वेरी शार्प फॉल एंड इट हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर बिकॉज ऑफ द एफडीए इश्यूज। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास है तो आपको ये बायबैक में निकल जाना चाहिए। फॉर द कंपनी इट्स अ विन विन सिचुएशन, दे विल यूज देयर कैपिटल टू देयर फ्री रिजर्व्स टू डिप्लॉय, और फॉर बोथ साइड्स आई थिंक इट शुड गिव कॉन्फिडेंस। साथ में इसका मतलब 2800 2850 पे एक डॉक्टर रेड्डी का फ्लोर बनना चाहिए, जो ये जरूरी बात है उसके, क्योंकि ये शेयर एक फ्री फॉल में था और अभी अब हमें लगता है 2850 पे इसका एक फ्लोर बन जाएगा फॉर द टाइम टू कम। बिल्कुल इसी तरह से हमने जस्ट डायल में भी अच्छी खासी मजबूती देखी, जहां पर बायबैक की खबर आई और डॉक्टर रेड्डीज भी इनफैक्ट कल जी बिजनेस पर हमने आपको सबसे पहले बताया भी था कि अब उन लेवल्स के आसपास हैं स्टॉक्स जहां पर कुछ एक कंपनीज इनिशिएट कर सकती हैं बायबैक, और वो इनफैक्ट 2 दिन में 2 खबरें आ भी चुकी हैं जस्ट डायल और डॉक्टर रेड्डीज पे। जस्ट डायल पर आपका क्या व्यू है? नहीं, जस्ट डायल पे हमारा अवॉइड व्यू है, और हम तो इस शेयर से 1600 रुपए से नेगेटिव थे। हमें लगता है बहुत ज्यादा हाइप स्टॉक था, और ये जो आपका यूनिकॉर्न्स में एक बहुत ज्यादा पैसे की अवेयरनेस और फ्लो था, वो 2016 में बहुत ही बड़ा सेटबैक रहेगा। एंड द कंपनीज मैनेजमेंट हैज बीन ऑन द द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैव बीन देयर। साथ में आई थिंक दिस बायबैक इज जस्ट अ सपोर्ट प्राइस। आई डोंट थिंक दिस स्टॉक हैज मच लेग्स ऑन अपसाइड। तो जहां भी आपको रैली मिले 650 के करीब अगर ये भाव आए, आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। और इसके अलावा बहुत ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे हमें विजिबिलिटी भी है और मैनेजमेंट की क्वालिटी भी बेटर है, जहां पे हम निवेश की सलाह देंगे। राइट मिस्टर भसीन, इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज पे वापस आता हूं, और जिस तरीके के इश्यूज अभी यूएसएफडी ने हाल फिलहाल में रेज किए थे तेलंगाना इकाई को लेकर, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम इकाई को लेकर, क्या वो ड्रैग बन सकता है? और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं, ये शेयर उस लिहाज से कैसा लग रहा है एट 2934 लेवल्स? देखिए, अभी ये जो एफडीए के इश्यूज हैं, ये कोई 2 महीने या 3 महीने में खत्म नहीं होने वाले। आई थिंक द लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन एंड काउंटर एलिगेशन कैन गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। उस दौरान कंपनी का जो काफी बिजनेस रशिया और सीआईएस कंट्रीज में है, वो बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट भी काफी इफेक्ट हुआ है। एंड वी हैव सीन के तंजानिया एंड 2-3 और कंट्रीज में उन्होंने लॉस भी रिपोर्ट किया है। तो अभी गिवन द टाइप ऑफ एटमोस्फियर, दे विल बी बेटर प्लेस इन द फार्मा इंडस्ट्री। अगर आप लेना चाहें तो सन फार्मा और सिप्ला में हमारी व्यू पॉजिटिव है। सन फार्मा थोड़ा एक्सपेंसिव है, नीचे आए तो आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए, बट 525 के भाव में अगर आपको सिप्ला मिलता है, दैट वुड बी आवर टॉप पिक इन द फार्मा प्ले। जी चलिए, इस बीच शमित भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक व्यू ले लेते हैं। टेक्निकली इन दोनों पर आपकी क्या सलाह होगी शमित, जस्ट डायल और डॉक्टर रेड्डीज पर?
देखिए, डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो अगस्त और सितंबर मंथ में हमने एक अच्छा खासा फॉल दिखा था, उसमें मैसिव फॉल दिखा था जो लास्ट कुछ इयर्स में हमने नहीं देखा था डॉक्टर रेड्डीज में। एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था विद इन दिस स्पेस, बट कहीं ना कहीं पे ये फॉल ऐसे लग रहा है कि अराउंड 2800 2900 वो अरेस्ट हो गया है। हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं लास्ट कुछ वीक से। आज के लिए अगर नियर टर्म व्यू से कोई बात करे तो 2940 2950 हम एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख रहे थे, प्योरली विद मोमेंटम प्ले। अगर ये डॉक्टर रेड्डीज उसके ऊपर ही सस्टेन रह पाता है तो इसमें एक इमीडिएट बाउंस आएगा, जो बाउंस 3050 3080 तक हो सकता है। सो मेरे ख्याल से फिलहाल तो ये 2945 के आसपास दिख रहा है। ये ऐसे ही सस्टेन रहता है तो इसमें एक पॉजिटिव बायस ही ट्रेड किया जा सकता है। नीचे की तरफ 2850 2840 का अच्छा खासा बेस बना है, तो फॉर अ ट्रेडर वो एक स्टॉप लॉस हो सकता है। और ऊपर की तरफ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3050 3080 लेवल्स। सेकंड स्टॉक आपने जो जस्ट डायल बोला है, ये क्लियरली एक बीटन डाउन स्टॉक है, काफी ओवरसोल्ड पोजीशन में था, तो वहां से एक बाउंस बैक भी एक लाजमी था। तो वही हम देख रहे हैं कि ये बाउंस बैक और थोड़ा कंटिन्यू होगा, 550 560 के लेवल्स इसमें देख सकते हैं। बट जो हायर डिग्री ट्रेंड है वो स्टिल निगेटिव रहेगी अगर यहाँ से इसमें शार्प बाउंस और आता है। तो हमारी सलाह यही है, अगर कोई नीचे के लेवल पे बाय किया हुआ है या फिर कोई ये स्टॉक में ऑलरेडी निवेशित है ऊपर के लेवल पे, तो एक 550 560 एक लेवल है, वहां पे पोजीशन थोड़ी रीअसेस करनी पड़ेगी। अगर ये स्टॉक उसके ऊपर नहीं रह पाता है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर ओवरऑल ट्रेंड देखे तो नीचे की तरफ ही है। 17.5% की जोरदार तेजी के साथ जस्ट डायल कामकाज कर रहा है। शर्मिला जोशी जी हमारे साथ जुड़े। शर्मिला, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वोलेटिलिटी को कैसे प्ले कर रहे हैं आप, क्या सलाह दी है आपने क्लाइंट्स को, और एलोकेशन कहां पर बढ़ाने पर फोकस है? बाजार पर जिस तरीके की करेक्शन एक जो माहौल बना हुआ है वहां पर क्या आप एलोकेशन बढ़ा रही, कौन से स्टॉक्स में? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि यू डोंट रियली नीड एनीवन टू टेल यू कि किस तरह का वॉलेटाइल मार्केट हम देख रहे हैं, ना सिर्फ आज लेकिन आई थिंक पिछले 1-2 हफ्तों से। एंड आई थिंक द कॉशन हियर इज रियली कि जिस तरह की हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं वो इट्स मोर बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स और किस तरह से चीजें प्ले आउट हुई है, वेदर इट इज यूरोप, वेदर इट इज चाइना, इन सब चीजों को लेकर। एंड आई डोंट थिंक कि वी हैव रियली अ वेरी satisfactory end in sight to a lot of the issues. So वो मेरे लिए एक चिंता का विषय रहेगा और उस वजह से कॉशन रहेगा। So even on the stocks that I like, और काफी ऐसे स्टॉक्स है जो पहले भी रेकमेंड किए हैं which are quite beaten down, तो definitely I think उनमें हमको एक फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट। I think the only caveat is that since I don't really think that markets यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइल नेचर ऑफ द मार्केट आई थिंक आपकी जो परचेस है वो चालू करनी चाहिए, विच इज समथिंग दैट आई हैव एडवाइस एंड स्टार्टेड डूइंग। बट मेरे हिसाब से उसकी जो गति है वो बहुत धीमी होनी चाहिए एंड यू शुड ट्राई एंड आइडियली बाय ऑन डेज यू सी डिक्लाइंस। बिल्कुल, आपने कोई ऐसे स्टॉक्स ऐड किए क्या शर्मिला? Yes, I think नतीजों के बाद अशोक लेलैंड काफी अच्छा लगा, क्योंकि इट्स बीन अ स्टॉक दैट आई बीन रेकमेंडिंग और डेफिनेटली ये भी करेक्ट हुआ है, लेकिन शायद थोड़ा कम बाकी स्टॉक्स के मुकाबले। और यहाँ पर जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि पहले से उन्होंने दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ डेट एक्सेट्रा, तो वो अब रिजल्ट्स में नजर आना चालू हुआ है। आई थिंक अनदर स्टॉक दैट आई लाइक्ड ऑन रिजल्ट्स वाज आल्सो मन्नापुरम। आई लाइक एसकेएस, लेकिन इसमें रनअप काफी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हुआ है। सो यस, आई थिंक रिलेटेड प्ले लाइक दैट। मिस्टर वसीम, अब एलोकेशन कैसे करें? बाजार की इस तेजी में कहां पर फोकस करें? क्या बजट रिलेटेड स्टॉक्स पकड़ लें, डिफेंसिव हो जाएं? बैंकिंग जो बहुत ज्यादा टूटा हुआ वहां पर क्या आउटलुक है? इनफैक्ट बहुत सारे सवाल हैं और इस समय सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने बहुत ज्यादा मुश्किल है। सर, आप कहां पर फोकस करके चल रहे हैं जहां पर आप समझते हैं कि अब इस लेग ऑफ रैली अगर पकड़ता है बाजार तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? देखिए, हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था 72-73 तो हमें लगा था बहुत अट्रैक्टिव लेवल आ गया है निफ्टी पे, तो हमने उससे और हमने कहा ऑन द डाउन साइड 72 और 73 से नीचे जो भी आप 69 68 50 69 निफ्टी बीज और बैंक बीज आप एज एन ETF खरीदिए एंड बी ओवरवेट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। उससे आपके पास निफ्टी के सारे कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे विच इज ऑलमोस्ट 23 सेक्टर्स, और बैंक निफ्टी में आपके पास 6 PSU 6 प्राइवेट बैंक्स आ जाएंगे एंड यू विल गेट दी asset
ऑलमोस्ट आफ्टर करेक्शन ऑफ 33%। साथ में हमने आपके लिए ऊपर काफी मिड कैप स्टॉक्स भी रेकमेंड किए जो हमारे टॉप पिक्स हैं, एनबीसीसी, बीईएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अभी आपने जिक्र किया अशोक लीलैंड, आइशर मोटर, पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक जहां पे मैनेजमेंट हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड ऑल्सो येस बैंक एंड एक्सिस बैंक ऑन द प्राइवेट साइड जहां हमें लगता है द गाइडेंस वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड, द क्लीन अप इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड हमें लगता है रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी मच बेटर गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर। तो एक कंसोलिडेटेड 8-10 स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए हैं। साथ में हम बोल रहे हैं ओवरवेट ऑन निफ्टी बीज एंड बैंक बीज बिकॉज कंसोलिडेटेड एवरी मंथ यू विल गेट अ गुड यू विल एवरेज आउट ऑन द इंडेक्स फॉर द नेक्स्ट 6 months जो हमें लगता है बाय द एंड ऑफ द ईयर शुड बी क्लोजर टू 8500 रादर देन 7000। जी हाँ बिल्कुल, चलिए खैर अच्छी बात है, अगर यहाँ से 8500 भी होता है तो भी ये अच्छा खासा 20% से ज़्यादा का रिटर्न होगा। लेकिन एक तो आपने कहा जैसे कि आपको आइशर मोटर्स अच्छा लगता है, वहाँ पर हमने इनफैक्ट अच्छा मुंह देखा भी है। इस रिजल्ट सीजन में आपने कोई ऐसे और जेम्स लोकेट किए हैं संजीव जिस पर आपने हर गिरावट में खरीदारी की सलाह दी हुई हो, प्योरली बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस? हाँ, तो उसमें आइशर मोटर, अशोक लीलैंड ऑटोज में आ गया, एक्सिस एंड यस बैंक ऑन द प्राइवेट बैंक्स, देन एनबीसीसी जिसमें अब अटकलें लग रही हैं कि वेदर गवर्नमेंट एक्सपेंशन एंड ऑल विल गो ऑन। आई थिंक इट्स अ यूनिक स्टॉक जहां पे टियर 1 टियर 2 पे उन्होंने गाइडेंस दिया है। 2020 में उन्होंने 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक की आपको संकेत दिए हैं। तो अगर आप 1 साल 2 साल सोच सकते हैं तो आप सोचिए उनके पास ऑर्डर बुक कैसी है और प्लस विजिबिलिटी कितनी है। इट्स अ डेट फ्री कंपनी एंड 11 to 12% margins on a very very strong order book। NBCC, BEL, यूनाइटेड स्पिरिट्स तीनों रिजल्ट्स के होते हुए यहां से कम नहीं तो 40 से 50% का रिटर्न आपको 1-1.5 साल में दे सकते हैं। तो इन अ कंसोलिडेटेड बास्केट हर सेक्टर स्टॉक में हमने काफी विजिबिलिटी देखी है। इन्फोसिस ऑन द लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, माइंडट्री ऑन द मिड कैप स्टॉक्स जहां पे एक पर एक बोनस भी है, और साथ में आपको हमने बैंक्स का जिक्र किया है। HUL अगर आपको हैवी वेट लेना ही है 780 और 800 के बीच में, देन लीवर स्टैंड्स आउट एज द टॉप FMCG पिक। राइट, इनफैक्ट शर्मिला क्या आईटी स्पेस में कहीं पर एलोकेशन कर रहे हैं आप? आज परसिस्टेंट, साइंट, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में निचले से खरीदारी बढ़ी है, कि आपके रडार पर है कोई भी स्टॉक आईटी रिलेटेड? यस, आई थिंक बिल्कुल। आई थिंक जैसे आप पहले भी आपकी चर्चा हो रही थी कि डेफिनेटली एक ऐसा माहौल है जिसमें अगर आपके पास कोई डिफेंसिव सेक्टर नहीं है तो इसको जरूर ऐड करना चाहिए। और डिफेंसिव में हमेशा हम FMCG, फार्मा और IT का ही सोचते हैं, और उसमें हमने देखा है कि फार्मास बीन रियली हिट बाय वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक अगेंस्ट दैट बैकड्रॉप IT एक ऐसा स्पेस है जहां पर उस तरह के हम नतीजे नहीं देख रहे जो पहले देखा करते थे। लेकिन इट्स सेफ टू अज्यूम कि जिस तरह के नतीजे इन्फोसिस के आए हैं या सम ऑफ द अदर IT स्टॉक्स कि इनमें एक दे विल सॉर्ट ऑफ चग अलोंग और ग्रोथ एक बनी रहेगी, स्पेशली गिवन the world scenario and interest rate etc. So rather the dollar INR rate. So I think definitely the large caps, Infosys I think before TCS at this point in time, लेकिन मुझे Tech Mahindra भी काफी अच्छा लगता है। And I think among the smaller mid cap sort of plays, I do like a Persistent, I do like a Tata Elxsi. So I think stocks like that. चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी देख लेते हैं जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है आज मिड कैप के मूव में। जहां पर इंटरेस्टिंग मूव है इसमें एक तो बायोकॉन है जो कि 3% ऊपर है, साथ ही यूनाइटेड ब्रूअरीज पर करीब 3% का मूव है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि 3% ऊपर है। DLF, रिलायंस इंफ्रा, ग्लेनमार्क, आरकैप इन पर अच्छा मूव है। आरकैप करीब 2.5% ऊपर है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करीब 1.5% ऊपर है। संजीव, एक कॉनकोर, खैर ये पार्टली लॉजिस्टिक्स प्ले है, लेकिन इसमें रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में या फिर बाकी लॉजिस्टिक स्टॉक्स में आपने कुछ ऐड किया है क्या अभी जो गिरावट आई मार्केट में उसमें? हाँ, अगर हम कैपेक्स स्टॉक्स में देखते हैं तो रेलवे रिलेटेड हमें L&T ही अच्छा लगता है,
क्योंकि इट इज उसका जो मिडिल ईस्ट में बिजनेस की फॉल आएगा, इट विल बी पार्शली कॉम्पनसेटेड एज द ऑर्डर फ्लो ग्रोज ओवर हियर। साथ में अभी रिसेंटली हमने हैवेल्स को भी अपग्रेड किया है, क्योंकि वी थिंक आफ्टर द सिल्वेनिया लक्ष्मण हाइव ऑफ द कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी विल इंप्रूव और साथ में डेट रिड्यूस होएगा। तो हैवेल्स और एल&टी हैं जो कैपेक्स साइड में हमें पॉजिटिव हैं और उनमें हम खेलेंगे। फॉर द रेलवे बजट आपने देखा है ऑलरेडी, स्टॉक्स लाइक टीटागढ़ एंड दो तीन जो सीजनल स्टॉक्स होते हैं उनमें काफी स्ट्रांग एक मूव आया है। तो हमने वहां पे रेकमेंड किया कि एक बार बुक कीजिए प्रॉफिट एंड वेट फॉर द बजट टू प्ले आउट, बट इट इज बेटर टू प्ले कंसोलिडेटेड प्लेज रादर देन जस्ट रेलवेज एज अ वन वर्टिकल। राइट, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। एक तो NIIT देखते हैं, यहाँ पर खरीदारी साफ तौर पे विजिबल है, निश्चित से होती हुई नजर आई। एक अच्छे मोमेंटम के साथ NIIT कामकाज कर रहा है, दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब। AIA इंजीनियरिंग, इस स्टॉक पर निचले से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक भी अच्छी रफ्तार के साथ कामकाज कर रहा है। अब ये वो स्टॉक्स है जो बहुत बीटन डाउन थे, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों बिकवाली थी, लेकिन अब यहाँ पर निचले से साफ तौर पर खरीदारी है। और कुछ पिडिलाइट और साथ साथ अपोलो टायर्स, दो स्टॉक्स बहुत एक्टिव है आज FNO में, यहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सभी जी, इनफैक्ट ये पिडिलाइट और अपोलो टायर्स क्या इन लेवल्स पे खरीदारी करने लायक है या फिर प्रॉफिट बुक कर लें, जिन्होंने पोजीशंस आज सुबह बनाई या फिर कल की जो पोजीशंस कैरी कर रहे हो? अपोलो टायर्स और पिडिलाइट में क्या करें? हाँ, अपोलो टायर में हमने 160 का टारगेट था, 159.60। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर हमने अपोलो टायर में कंसेक्टिवली जब से इसने रिजल्ट दिए 140 से एक बाय की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग दी है। और साथ ही पिडिलाइट, आई थिंक दैट्स अगेन अ वेरी गुड नेम यू गिवन ऑन दी FMCG साइड, जहां पे बिजनेस की विजिबिलिटी, अर्निंग और margin has expanded because of input cost being low, but I think कोई भी डिक्लाइन पे पिडिलाइट में री इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें जल्दी मत कीजिए बुक करने की। अपोलो टायर इफ यू हैव मेड दिस 15%, वी एडवाइज के यहाँ पे बुक करिए प्रॉफिट, और कोई भी डिक्लाइन वापस लीजिए, बिकॉज टायर इंडस्ट्री में सीएट एंड अपोलो हैव कम आउट विद वेरी वेरी स्टेलर नंबर्स एंड द स्टॉक्स डिजर्व टू बी री रेटेड। चलिए कुछ और देख लेते हैं स्टॉक्स जहां पर अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है। भूषण स्टील, यहां पर स्पाइक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में तो हमने बाइंग देखी हुई है। जुबिलेंट फूड्स और एक काउंटर है जिस पर बाइंग देखने को मिल रही है। NIIT और KEC इंटरनेशनल अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। गुजरात फ्लोरोकार्बन और AIA इंजीनियरिंग, ये भी अपने इंट्राडे हाई पर इस समय ट्रेड करते हुए। और फ्लेक्सी टफ और एक काउंटर है जिस पर मूव है। रत्नमणि मेटल्स और एक काउंटर है जो कि इस समय ठीक मूव दिखाते हुए, लेकिन वही है कि इस तरह के मार्केट में कोई एक यूनिफॉर्म मूव देखने को नहीं मिलता है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि जो जहां जहां निचले लेवल से खरीदारी हो रही है या फिर बाउंस देखने को मिला है, उसे इफेक्टिवली कुछ कुछ स्टॉक्स में एग्जिट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। शर्मिला, आपने इस तरह के जो मूव देखने को मिले हैं मार्केट में, इसमें एग्जिट कहाँ कहाँ किया है, आपने किया है कहीं पे? नो, नॉट रियली। शायद करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि व्यू लॉन्ग टर्म था, आई हैव नॉट रियली एग्जिटेड एनीथिंग। राइट मिस्टर चवन, इनफैक्ट यहाँ पर आपने कुछ आइडेंटिफाई किए टर्न अराउंड स्टॉक्स जहां पर इनफैक्ट या तो कोई मोमेंटम राइड कर सकते हैं या फिर जो निचले से कुछ पलटते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आज BTST करके जाएं सर, आपके रडार पर कौन से दो स्टॉक्स हैं? मिस्टर समीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। समीत जी, अगर हमें को सुन पा रहे हैं तो दो स्टॉक्स जो आपके रडार पर हैं सर। देखिए, दो स्टॉक अगर बात करें तो एक मिड कैप स्पेस में अरविंद लिमिटेड है, उसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आज ही इसने एक रिट्रेसमेंट देके 270 के लेवल से ये रिबाउंड हुआ है, तो इसमें और पोटेंशियल है। हमारा टारगेट 304 का है आने वाले कुछ दिनों में। ये प्रॉब्ली एक 3 से 4 दिन का आप पोजिशनल कॉल मान सकते हैं, तो इसमें एक बाइंग की जा सकती है। अभी एक स्टॉप लॉस उसका 270 के नीचे आप मान के चलिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जेट एयरवेज है एविएशन स्पेस में जो एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, बट ये एक हाई बीटा काउंटर है, और अगर मार्केट में यहाँ से और रिबाउंड आता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है 7180 7200 तक आने की, तो जेट एयरवेज डेफिनेटली उसमें एक अच्छा खासा बाउंस देगा। फिलहाल एक 548 550 के लेवल के आसपास चल रहा है। 517 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है, और आने वाले एक 5-6 दिनों का टारगेट मान के चलिए 590 595। तो ये जो दो स्टॉक है अरविंद और जेट एयरवेज, ये करंट लेवल पे भी काफी एनकरेजिंग लग रहा है। जी,
चलिए, तो इन दोनों पर आप नजर रख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। मैरिको यहाँ पर करीब 2.25% का मूव है। एसकेएस की भी बात की संजीव जी ने, इनफैक्ट ये करीब 2% ऊपर है। और कुछ काउंटर्स में सीई ऐसी है जो कि इस समय करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करते हुए, और डीवीएस लैब के काउंटर पर करीब 2.5% का मूव देखने को मिल रहा है। क्रिस्टल है, टीवीएस मोटर्स है जो कि करीब 2.25% ऊपर। टीवीएस मोटर्स कैसा लग रहा है शर्मिला आपको? इट्स अ स्टॉक आई लाइक एक्चुअली, एंड जैसे कि टू व्हीलर स्पेस में हमने देखा है कि ये क्वार्टर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे था सभी के सॉर्ट ऑफ नतीजों में। सो आई थिंक डेफिनेटली टीवीएस मोटर्स इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, लेकिन क्योंकि वो एक छोटे बेस से ग्रो हो रहा है, वो मुझे ज्यादा पसंद है। आई डू लाइक अ बजाज ऑटो ऑल्सो, बट आई थिंक वो बजाज ऑटो काफी अलग तरह के प्रॉब्लम्स अब सामने खड़े हुए हैं, बिकॉज रियली देयर एक्सपोर्ट बुक इज हिट, और वो पीस को रिकवरी होने में लगता है कि समय जा सकता है। सो आई थिंक इन द इंटरिम जिस तरह से टीवीएस के नतीजे रहे हैं, जिस तरह से उसके आगे चलकर प्लान्स है, द टाई-अप्स दैट इट हैज इन प्लेस, I think it looks good for a recovery in slightly better markets of like 300 plus kind of levels. राइट समीर जी, आपका बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे अप्रोच बताने के लिए। एक इनफैक्ट सवाल